तो जी कल हमने कर लिया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, उसके फैक्टर्स किस किस चीज के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के पोटेंशियल होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है। वन इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होता है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। मेनली जितने भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर की इसकी मैं बात करूं तो उसमें जो हमारे पोटेंशियल्स लिखे होते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल्स के बन होते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात करेंगे, ठीक है। जो भी हम आगे लर्नर्स इक्वेशन के क्वेश्चंस के आएंगे उसमें सेम यही चीज होगी। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं हम। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल tendency of an electrode to lose electrons and as a result it gets oxidized, राइट। जैसे हमने यहाँ पे ये किया, मेटल लिया सॉलिड स्टेट में था और वो हमारा M+N एक्वस में कन्वर्ट हो गया और उसने क्या किया, N इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लिए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कॉपर की बात करता हूँ, कॉपर सॉलिड स्टेट में था तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर +2 आ गया एक्वस स्टेट में और उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। जिंक की अगर मैं बात करता हूँ, जिंक सल्फाइड जिंक था सॉलिड स्टेट में, वो जिंक +2 में कन्वर्ट हो गया एक्वस स्टेट में और उसने ये क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, ठीक है जी। दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और दूसरा होता है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। कल याद हो मैंने आपको जब सेल का रिप्रेजेंटेशन करते थे, जब मैंने कैथोड एनोड बताया था तो मैंने उनकी कुछ वोल्टेजेस लिखी थी, 0.34 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, तो वो क्या थे, हमारे पोटेंशियल थे और मैंने लिखे थे वहां पे रिडक्शन पोटेंशियल। टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स and as a result it gets reduced. M+N एक्वस स्टेट में था, ये N इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और वो मेटल सॉलिड में प्रेसिपिटेट हो जाएगा या डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। जिंक +2 था एक्वस स्टेट में, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे और वो जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। कॉपर +2 था एक्वस स्टेट में, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कॉपर सॉलिड में, राइट। दीज आर नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे जब हमने इनकी सारी की सारी कहानी की तो उसके अंदर सेम वोल्टेज आएगा। ऑक्सीडेशन और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यूज हैं वो सेम है, बट उनके जो साइन होंगे वो डिफरेंट आएंगे, ठीक है जी। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, द स्टैंडर्ड
oxidation and standard reduction potential of an electrode have the same value but opposite signs. ठीक है जी, क्लियर है। अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करता हूँ कॉपर की, तो इट विल बी 0.34 वोल्ट। ठीक है जी, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट कॉपर प्लस 2 टू कॉपर दैट इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। अब देखो यहाँ से कॉपर प्लस 2 से कॉपर पे जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे ई नॉट कॉपर से कॉपर प्लस 2 की, तो वो आ जाएगा हमारा -0.34 वोल्ट। ठीक है जी, इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर रहेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे इनके क्वेश्चंस में आएंगे तो क्वेश्चंस में हमें ये चीज ध्यान रखनी है कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमारा क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वो हम चेंज कर लेंगे। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाया था लास्ट क्लास में, एक है ना, जो पोटेंशियल था बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस, उसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, कांट मेजर इट। तो उसको मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सेटअप करना पड़ेगा। हम लेके आएंगे शी, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, measurement of standard electrode potential. That is E naught. ठीक है जी, तो वो क्यों नहीं मेजर कर सकते वो भी लिख लेते हैं हम। The standard electrode potential of an electrode in contact with its electrolyte in a half cell cannot be measured experimentally due to, फर्स्ट रीजन है यहाँ पे हमारा half cell whether oxidation or reduction half cell cannot work on its own of its own and can work
only when connected to the other half cell. Connected to other half cell. The electron second point है, ठीक है, वो अकेले काम नहीं कर सकता, चाहे वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है या रिडक्शन हाफ सेल है, वो खुद से काम नहीं कर सकता। वो तभी काम करेगा जब किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड या किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से किसी दूसरे हाफ सेल से कनेक्टेड होगा। द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी of an electrode is only relative tendency. Only relative tendency मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड करेगा, not absolute tendency. Not एब्सोल्यूट टेंडेंसी, ठीक है जी, वो एब्सोल्यूट टेंडेंसी नहीं है, दिस इज द रिलेटिव टेंडेंसी, राइट। दीज आर द टू रीजन जिनकी वजह से हम उन्हें नहीं फाइंड आउट कर सकते, बट हमें तो फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेके आएंगे। टू सॉल्व this problem, a reference electrode is needed. The commonly used reference electrode is standard hydrogen electrode. She is standard hydrogen electrode, ठीक है जी, शी, या हम इसे नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वन एंड द सेम थिंग। NHE, इन दोनों में से यूजली हम शी बोलते रहेंगे बार बार, SHE, राइट। इट्स पोटेंशियल इज टेकन एज 0, it is a reference electrode, its potential is taken as 0. और ये कैथोड एनोड दोनों का काम करता है, it can act as cathode as well as एनोड, ठीक है जी। तो चलिए शी को देखते हैं क्या कहता है ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इसकी ये यहाँ पे हमने डायग्राम बना दिए, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ इसे, है ना, इसकी क्या है क्या। तो इसमें क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्या किया, ये बीकर लिया और इसमें क्या किया, ग्लास ट्यूब डाली, इसके अंदर क्या किया हमने,
देखो ये 1m HCl सोल्यूशन डाला, इसको हमने इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया, यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस डाल रहे हैं 1 बार प्रेशर पे और 1m HCl सोल्यूशन रखा हुआ है, दोनों चीजें हमने यहाँ पे किया हुआ है। और जो टेम्परेचर मेंटेन्ड है वो हमारा क्या है 298 केल्विन, टेम्परेचर जो मेंटेन्ड है दैट इज 298 केल्विन। 1 बार एटमॉस्फेरिक 1 बार प्रेशर पे हम हाइड्रोजन गैस वहां पे सोल्यूशन में बबल कर रहे हैं। ठीक है जी। A standard hydrogen electrode can act both as, हाँ जी, तो वो हमारी फिजिक्स की क्लास है 10 o'clock। it can act both as cathode and anode, right? अब इसके अंदर क्या होगा जब वो एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, जब हमारा ये शी जो है एनोड की तरह एक्ट करेगा तो क्या होगा, देखो एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो गैस है वो हमारा क्या होगा 2H पॉजिटिव एक्वस आयंस में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाएगा, राइट राइट। और ये जो आयंस है ये हमारे सोल्यूशन में जाना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। जब ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा, कैथोड पे क्या होता है हमारा रिडक्शन होता है, और कैथोड पे क्या होगा 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव ये क्या करेंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन लूज गेन करेंगे और ये क्या करेंगे हाइड्रोजन गैस बना देंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया और कैथोड वाले रिएक्शन में क्या हुआ हमारा रिडक्शन हो गया। ठीक है जी। और इस शी को दिस इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, शी को हम रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये कैथोड एनोड दोनों की तरह हमारा काम कर सकता है। यहाँ पे जो प्लैटिनम कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक, ये क्या करता है यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो हमारी इजीली एड्सॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम बना रहता है। ठीक है। और यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ शी पीटी हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे H पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे कंसेंट्रेशन हमारा क्या आ जाएगा 1m। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है, इसका पोटेंशियल हमेशा हमारा 0 ही रहेगा, इसका हमारा पोटेंशियल जो है वो हमेशा 0 रहेगा। एंड नेक्स्ट इज द लिमिटेशंस, कहाँ कहाँ पे ये काम नहीं कर पाता, लिमिटेशंस ऑफ शी। It is not easy to maintain 1 bar या 1 atmosphere to maintain a pressure of 1 atm for hydrogen gas throughout. Okay, this is very difficult to maintain a pressure of 1 bar 1 atmosphere. ठीक है, second है it is quite difficult to keep H positive as 1m platinum which is a part of electrode gets easily poisoned by
small traces of impurities present. Small traces of impurities present, right? So these are the few limitations, right? So हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, हमने पढ़ा था शी के बारे में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो हमारा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा था. और वो क्या कर रहा था, कैथोड और एनोड दोनों की तरह एक्ट करता था, है ना. और उसका जो हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड था, तो उसका जो पोटेंशियल लिया था हमने, वो क्या था, 0 लिया था, राइट. तो अब हम किसी भी, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसी भी हाफ सेल का नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए. तो वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारा शी था. तो उन दोनों को मिला के हम एक सेल बनाएंगे और उससे हम निकालेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. हम निकालेंगे वहां पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस सी एनोड. किसी भी सेल का पोटेंशियल निकालना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड. और नॉट इज रिप्रेजेंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो रहा है, मतलब वहां पे कंसंट्रेशन हमारी 1m रहेगी, जो प्रेशर है वो प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर रहेगा, और जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या रहेगा, 298 केल्विन. स्टैंडर्ड ई नॉट इज रिप्रेजेंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो हमने ई नॉट निकाला. अब वो जो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे. यहाँ पे हमारा हो जाएगा कंसंट्रेशन 1m और प्रेशर 180m एंड टेम्परेचर 298 केल्विन. ठीक है, तो ये जब हम सेल लेंगे तो वहां पे अगर ये इनमें से कोई भी चीज चेंज होएगी, मेनली तो हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. जब हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो हमारे ई नॉट पे क्या चेंजेस आते हैं. ठीक है जी, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस थी ई नॉट, उसके लिए हमने किया. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. हमने क्या किया, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स निकालेंगे जिंक और कॉपर के. डिटर्मिनेशन ऑफ standard reduction potential of zinc and copper. एक एक करके हम इन दोनों का निकालेंगे. तो भैया हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेटअप लगाएंगे यहाँ पे. ठीक है जी, जिंक हमने लिया, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is set up in which zinc electrode placed in 1m zinc sulfate solution constituting one half cell, while a standard hydrogen electrode
as the other half cell. As the other half cell. ठीक है जी, हमने ये पूरा सेटअप लगाया. अब मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, एक इमेज ऐड कर रहा हूँ और उसे एक्सप्लेन करता हूँ. सो जी, हमने यहाँ पे एक इमेज ऐड कर दिया है. इसके अंदर देखो हमने ये किया, जिंक रॉड लिया, 1m जिंक सल्फेट लिया जो मैंने बताया था. यहाँ पे हमने शी लगा दिया है, जैसे शी. यहाँ पे 1m HCl और 1m HCl सोल्यूशन था और यहाँ से हम हाइड्रोजन डाल रहे हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. राइट, हमने ये पूरा का पूरा सेटअप लगाया. अब जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ से हमारे जिंक इलेक्ट्रोड से किधर की तरफ मूव कर रहे थे, इधर की तरफ. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. राइट, यहाँ पे जो वोल्टमीटर था, दिस इज शोइंग एन वोल्टेज ऑफ, वोल्टमीटर is showing a reading of 0.76 volts and the direction of flow of current is from zinc to She, standard hydrogen electrode. राइट, क्लियर है जी. और उसके बाद हम ये यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो ऑब्वियसली करंट हमारा क्या करेगा, इधर की डायरेक्शन में फ्लो करेगा. अब पोटेंशियल दिखा रहा है, हमने क्या किया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड. ठीक है जी. दस जिंक इज एक्टिंग एज एनोड क्योंकि लेफ्ट वाला था और राइट साइड वाला हमारा ये क्या है, कैथोड. ठीक है जी. अब कैथोड पे इसका जो पोटेंशियल है, हमने कैथोड को शी एक्ट किया है तो दिस पोटेंशियल इज 0 और यहाँ पे माइनस ई एनोड आ जाएगा और दिस इज 0.76 वोल्ट्स. अब ई एनोड है क्या, अब ई एनोड अगर मैं निकालता हूं दैट विल बी इक्वल टू माइनस 0.76 volts and this is E naught zinc plus 2 zinc. This is equal to minus 0.76 volts. और अगर मैं इस सेल को नोटेशन करता हूँ क्योंकि शी के साथ है, सो दिस विल बी इक्वल टू जिंक सॉलिड था वो हमारा कन्वर्ट हुआ किसमें, जिंक प्लस 2 एक्वस में. इसका कंसेंट्रेशन हमें गिवन है 1m. राइट, उसके बाद हमने दो पैरेलल लाइंस, दीज टू पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज और हो कह रहा है यहाँ पे 2H पॉजिटिव. ये एक्वस में थे, इसका कंसेंट्रेशन हमें 1m गिवन था और वो बन रहा है हमें हाइड्रोजन H2 गैस दे रहा है. ठीक है, और ये दे रहा है हमें 1 बार. क्लियर है, दिस इज 1 बार. तो ये सारा का सारा चीज हमें ये दे रहा था. ठीक है जी. डिटर्मिनेशन ऑफ ई नॉट वैल्यू ऑफ जिंक, ये चीज हमने यहाँ पे बता दिया. अब इसके बाद क्या किया इसने, अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ई नॉट वैल्यूज ऑफ कॉपर. कॉपर के लिए अब हम ये करेंगे, ई नॉट वैल्यू निकालते हैं कॉपर का. डिटर्मिनेशन ऑफ ई नॉट वैल्यू ऑफ जिंक. इसमें हमने सेम सही किया. इसमें क्या किया, कॉपर रॉड immersed in, yeah, copper electrode is immersed in 1m CuSO4 solution constitute
one half cell while the standard नहीं, she लिख देते हैं हम इसे, while she the other half cell राइट। उसके लिए हम एक इमेज ऐड कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं यहाँ पे। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये सारा कुछ लगाया, यहाँ पे हमने क्या किया, ये कॉपर सल्फेट 1m सोल्यूशन लिया, यहाँ पे हमने शी लगा दिया, कॉपर रोड, और यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सब हमने किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल जनरेट हुआ। यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट हुआ वो कितना था, 0.34 वोल्ट्स। रीडिंग बाय द वोल्टमीटर is 0.34 volts, and direction of flow of electron and the direction of flow of electron is from hydrogen to the copper electrode, राइट। तो अब ये इधर की तरफ जा रहा है, तो ये यहाँ पे हमारा जो शी है, इट विल एक्ट एज एनोड एंड कॉपर विल एक्ट एज कैथोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अपोजिट डायरेक्शन में, करंट इधर की तरफ रहेगा। तो यहाँ से हम फॉर्मूला निकालते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई नॉट सेल की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारे पास आ गया 0.34 वोल्ट्स, विच इज इक्वल टू ई कैथोड, ई एनोड तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एनोड तो शी है, उसका पोटेंशियल जीरो है। सो ई कैथोड विल बी इक्वल टू 0.34 वोल्ट्स, पॉजिटिव आया, और ये हो जाएगा ई नॉट कॉपर प्लस 2 टू कॉपर, विच इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट्स, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ई नॉट, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल है ना, रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करता हूँ तो ये लिखता हूँ कॉपर से कॉपर प्लस 2, तो दिस इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस 0.34 वोल्ट्स। दिस इज स्टैंडर्ड reduction potential and this is standard oxidation potential, right। और अगर मैं यहाँ पे फिर लास्ट में भी लिख देते हैं हम, दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज होएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम ई नॉट जिंक प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 0.76 वोल्ट्स, और ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है जी, स्टैंडर्ड रिडक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। तो ये हमें याद रखना है, सिर्फ उनमें सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ साइन डिफरेंट होंगे और कुछ नहीं है, मैंने आपको लिखवाया हुआ है, फाइन। तो भैया ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका नोटेशन करते हैं सेल का, तो दैट विल बी इक्वल टू हाइड्रोजन गैस था, दैट इज एट 1 bar प्रेशर, वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2H
पॉजिटिव में, और यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1m, एक्वस 1m, और यहाँ पे आ जाएगा कॉपर +2, एक्वस 1m, और यहाँ पे आ जाएगा कॉपर सॉलिड। तो इस तरीके से हम इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अलग अलग सेल लगाएंगे और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, अलग अलग सेल्स के अलग अलग एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स को हम वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन हो सकता है मे भी पूछा जाए, बट बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि इस टाइप का वो क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछेगा, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे डिस्टिंक्शन किस किस के बीच में, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। Distinction between EMF and potential difference. राइट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ईएमएफ, और यहाँ पे आ जाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। EMF and potential difference. It is a difference in the electrode potential. It is the difference in the electrode potentials when no current flows through the cell. Right, this is known as EMF. And potential difference, it is the difference in the electrode potential when current is flowing, when the current is flowing through the cell. मतलब क्या कह सकते हैं हम सिंपल भाषा में, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल, है ना, मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी जनरेटेड बाय अ सेल, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो मैक्सिमम नहीं होगा, बट जब हमने उसे कनेक्ट कर दिया तो वो हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सेकेंड, it is the maximum voltage, it is the maximum voltage can be obtained, which can be obtained from the cell. It is less than the maximum voltage which can be obtained from the cell.
third point, it is responsible for the flow of steady current and it is not responsible for the flow of steady current. Fourth, it can be measured by potentiometer. Potentiometer, it can be measured by a voltmeter. It can be measured by a voltmeter. Right? It can be measured by a voltmeter. तो ये भी हो गया जी हमारा, यहाँ पे हम अलग अलग सॉल्ट लगा के अलग अलग वो कर सकते हैं. अब हम यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और ईएमएफ सीरीज. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने थोड़ी सी याद भी की होगी. लिटिल केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, ऐसा कुछ. और ईएमएफ सीरीज. राइट. चलिए यहाँ पे हम इसे, मैं यहाँ पे इसकी एक इमेज ही ऐड कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास ये चीज आ जाए. सो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमने यहाँ पे करनी है. ठीक है. इसके अंदर क्या हो रहा है देखो, अगर आप पोटेंशियल देखोगे तो यहाँ पे फ्लोरीन है. दिस इज 2.87 मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज है. और ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. और यहाँ पे लिथियम की बात हो रही है -3.05 विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये हमने यहाँ पे लर्न करने हैं, कुछ वैल्यूज हमें लर्न करनी है. ठीक है. वैसे यूजुअली हमें क्वेश्चंस में ये वैल्यूज गिवन होती हैं. राइट. ये वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन होंगी. चलो जी, अब हम करेंगे यहाँ पे, मैंने आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों के बारे में आपको बता दिया है. एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, ओवर वोल्टेज नाम की एक चीज होती है. ओवर वोल्टेज. अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये यूज होएगी. चलिए लिखते हैं इसके बारे में. इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस the potential at which a particular ion starts depositing at the
positing at the cathode is very close to the standard reduction potential E naught of the metal E naught of that metal राइट। और यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने क्या किया, जिंक की अगर हम बात करें तो उसका वोल्टेज कितना था, -0.76 वोल्ट, ठीक है ना। और उससे थोड़ी सी ज्यादा पोटेंशियल हमने लगा दिया, क्लियर हो गया जी। तो वहां पे वो हो जाएगा हमारा ओवर वोल्टेज। तो ओवर वोल्टेज को अगर मैं डिफाइन करूं तो वो क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल required for the evolution of a gas and its standard reduction potential, ठीक है जी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलते हैं, बबल ओवर वोल्टेज भी बोलते हैं, कि इसमें क्या होगा, कोई भी गैस है वो बबल आउट हो रही है, बबल ओवर वोल्टेज। क्लियर हो गया जी। तो नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। Applications of electrochemical cell क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, वो करते हैं। चलो फर्स्ट है, अभी देखो हमने यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया था, तो उसमें हमें क्या हुआ, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव थी, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव थी, तो वो क्या था, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट था। तो इससे हमें क्या पता लगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से सीरीज से, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें क्या पता चला था, वहां पे वोल्टेजेस थी। तो हम यहाँ पे फर्स्ट करेंगे कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव रिड्यूसिंग और oxidizing, comparison of relative reducing and oxidizing power of the elements राइट। तो हम इनकी रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि वही मैंने बताया, मोर नेगेटिव है तो क्या है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर पॉजिटिव है तो वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, ई नॉट लिया मैंने यहाँ पे, जिंक Zn+2 जिंक, इसका वैल्यू मैंने दिया -0.76 वोल्ट, और यहाँ पे मैंने ई नॉट की वैल्यू बात किया Ni+2 Ni, that is equal to
0.25 volts, राइट 0.25 वोल्ट्स। तो यहां से मुझे कैसे पता चलेगा विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट? मैंने यहाँ पे पूछा विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे पता चलेगा जी? जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव वो हमारा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, मोर नेगेटिव standard electrode potential, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा कौन आ जाएगा? जिंक इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यू चेक करनी है, जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव वो हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। दैट्स इट। तो इस तरीके से हमें ये काम कर लेना है। ठीक है जी। तो एक तो हो गया हमारा ये। सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द सेल, कि ये मेरा सेल फिजिबल है भी या नहीं, ये सेल काम करेगा या नहीं। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे और क्वेश्चंस भी आते हैं। प्रेडिक्टिंग द फिजिबिलिटी और spontaneity of a redox reaction। Predicting the feasibility or spontaneity of a redox reaction। अगर मेरे सेल का ई नॉट सेल वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो सेल फिजिबल है, अगर नेगेटिव आ रही है तो सेल फिजिबल नहीं है। ठीक है जी। तो यहां पे लिखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन इज फिजिबल इफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग स्पीशीज is present at a position lower in the series as compared to the electron accepting species। राइट, तो वो ये हो जाएगा। इसमें एग्जांपल हम देखते हैं तो Fe आयरन सॉलिड प्लस Ni+2 एक्वस था, तो ये रिएक्शन दिखा रहा है हमारा Fe+2 एक्वस प्लस Ni सॉलिड। ठीक है जी। अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे चलते हैं। यहाँ पे अब Fe+2 और Ni+2 था। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम Fe+2 ढूंढते हैं, यहाँ पे Fe+2 ये रहा और Ni+2 ये रहा। अगर हम इनके पोटेंशियल देखें तो यहाँ पे -0.44 है, एक है हमारा 0.25। ठीक है जी। अब इसमें क्या हो रहा है, आयरन जो है Fe जो है
वो हमारा लोअर है, निकल से नीचे लोअर प्लेस, नीचे मतलब निकल के नीचे प्लेस किया गया है। तो आयरन क्या करेगा, इजिली लूज इलेक्ट्रॉन करेगा, Fe विल लूज इलेक्ट्रॉन टू Na+2, है ना। Fe विल लूज इलेक्ट्रॉन टू Na+2 और रिएक्शन क्या हो जाएगा मेरा, फिजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा लें तो रिएक्शन, उल्टी रिएक्शन मेरी फिजिबल नहीं होएगी, क्योंकि Fe+2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, है ना, क्योंकि Ni जो है वो Fe+2 को इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कराएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं Fe इज इक्वल टू, Fe का पोटेंशियल जो है, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, E0 फॉर Fe is equal to minus 0.44 volts and E0 for nickel minus 0.25 volts. Fe is placed lower to Ni in electrochemical series so Fe can lose electron to Ni+2, so the reaction is feasible or spontaneous. So the reaction is feasible or spontaneous. तो ये हो जाएगा, ठीक, क्लियर है जी। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि सेल मेरा काम करेगा या नहीं करेगा। थर्ड, अब कुछ रिएक्शंस होती हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूं, प्रेडिक्टिंग whether a metal can evolve hydrogen from an acid or not। ठीक है जी, हमारा कोई भी मेटल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा या नहीं करेगा फ्रॉम, मतलब कोई भी मेटल एसिड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा या नहीं करेगा फ्रॉम एन एसिड और नॉट। तो जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी मेटल जो हाइड्रोजन के नीचे प्लेस की गई है, ये हाइड्रोजन के नीचे प्लेस की गई है, दे ऑल विल इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ठीक है जी, जितनी भी हमारी ये मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन के नीचे प्लेस की गई हैं, दे ऑल विल इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। उसके ऊपर वाली, क्योंकि हाइड्रोजन का पोटेंशियल क्या है, 0 है, उसे नीचे वाली तो सारी नेगेटिव है, तो वो तो हमारी सारी रिप्लेस कर देंगी, बट बाकी जो ऊपर चली गई वो हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व ही करेंगी फ्रॉम देयर एसिड्स। राइट, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे वही चीज लिखेंगे, the elements lying above hydrogen are weaker reducing agents.
then hydrogen and cannot lose electron to H positive ions of the acid like HCl, H2SO4, etc. As a result, hydrogen gas will not be evolved. As a result, hydrogen gas will not be evolved. राइट, चलिए आगे ही चलते हैं हम। आगे में क्या बोलता है? द एलिमेंट्स lying below hydrogen are stronger reducing agents than hydrogen and can lose electron to H positive ions of the acid. Right. This means hydrogen gas will be evolved. Yeah, hydrogen gas will be liberated. Hydrogen gas will be liberated. क्लियर हो गया जी? तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनिंग ईएमएफ ऑफ द सेल। उसके लिए तो सिंपल सा फॉर्मूला था, डिटर्मिनिंग द ईएमएफ ऑफ द सेल। राइट, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ई नॉट सेल is equal to E cathode minus E anode. Standard reduction potential of cathode minus standard reduction potential of anode. ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, डिटर्मिनिंग ईएमएफ ऑफ द सेल। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा जब हम न्यूमेरिकल्स इसके करेंगे। ठीक है जी।